आइए दोस्तों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है। जैसे 11th में था, जैसे इक्विलिब्रियम वगैरह हो गया, गैसेस हो गया, वो ऐसा लग रहा था जैसे थ्योरेटिकल है, बट ये एक्सपेरिमेंटल की तरह है। इसमें सच्चाई आपको दिखेगी। पहले ऐसे था, मैं आपको बोलूँ देखो ये इंदर रहा, इसे इंदर मानो, ये मानो गैसेस वगैरह, ये रियल गैसेस हैं, ऐसे माना गया। वो अलग चीज़ें थी, ये अलग है, ये रियल केमिस्ट्री है। और आपको समझने में आसानी भी होगी और समझने के बाद मज़ा भी बढ़ाएगा। जैसे हमें पता ग्रेफाइट का डायमंड बनेगा, ग्रेफाइट कितनी सस्ती चीज़ और डायमंड कितनी महंगी चीज़ है, तो कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है जी। आपने ये पढ़ा होगा, ये जो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा बहुत हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, कोई बात नहीं, सारी बातें बताई जाएंगी केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स जनरल लोग क्या बोलते हैं, क्या बताता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है जी। क्या बताता है जी? रेट ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन चल रही होगी, उसकी रेट क्या होगी, मतलब टाइम बताएगा, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, या फिर रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए गिविंग बी, ये रिएक्शन है। अगर मुझे ये पता करनी है ये रिएक्शन होगी या नहीं, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो मैं जाता हूं किसके पास, मैं जाऊंगा जी थर्मोडायनेमिक्स के पास। किसके पास जी? थर्मो के पास। और थर्मो के पास एक जादू की छड़ी है जिसे बोलते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी बड़ी आसानी से बता देगी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो मैंने फिर वही काम किया, थर्मो के पास गया, थर्मो के पास डेल्टा जी मिला और मैंने डेल्टा जी से पूछा कि बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। उसने मुझसे सवाल पूछा, बोले ये रिएक्शन है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले कैसे पता? मैं कहा इसमें एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो एक केमिकल रिएक्शन है। उसने फिर से पूछा, आपको कैसे पता कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है? मैंने कहा जिसकी अमाउंट टाइम के हिसाब से कम हो वो रिएक्टेंट होता है, जिसकी अमाउंट टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो वो रिएक्टेंट होता है, और टाइम के हिसाब से जिसकी अमाउंट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो वो प्रोडक्ट होता है। उसने कहा वेरी गुड। उसने कहा अब मैं बताऊंगी इस रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू है जी नेगेटिव। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी जी स्पॉन्टेनियस। कैसी रिएक्शन होगी जी? स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मान लीजिए डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती पॉजिटिव तो रिएक्शन हो जाती क्या जी? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाती जी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बातें हम थर्मो में पढ़ चुके हैं, जीरो आएगी तो क्या होगा, ये सारी बातें कर चुके हैं। आओ अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अच्छी बात है। अब ऐसा भी पॉसिबल था कि ए से बी बने, बी से ए भी बन सकता था, यानी कि अब थर्मो ने बताया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो अब मैं जाऊंगा डायरेक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे जी? डायरेक्शन के बेसिस पे, कि उस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब वो क्या है? यूनी डायरेक्शनल है। क्या है जी? यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन है। यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन हो सकता था ये जो ए है, क्या है जी? ए है, बी में कन्वर्ट हुआ, और बी किस में कन्वर्ट हो जाता? ए में, यानी कि कुछ इस तरह से मैं इसको लिखता कि बाई डायरेक्शनल रिएक्शन हो जाती। क्या हो जाती जी? बाई डायरेक्शनल रिएक्शन हो जाती जी। ठीक है, बाई डायरेक्शनल जी, ठीक है जी, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन हो जाती। अगर ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन हो जाती तो फिर से कमाल हो सकता था। क्या कमाल हो सकता था? बाई डायरेक्शनल रिएक्शन जहां पे मैं पढ़ता हूं उस टॉपिक को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है जी? इक्विलिब्रियम बोला जाता है बाई डायरेक्शन रिएक्शन की, जहां पे मैं कहानी पढ़ता हूं। अब इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पे बाई डायरेक्शन रिएक्शन पढ़ी जाती है, मतलब बाई डायरेक्शनल एरो भी यूज की जाएगी। अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, स्पेशली गैसेस की रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैंने इक्विलिब्रियम में बताया था वो केमिकल इक्विलिब्रियम था जी। क्या था जी?
केमिकल इक्विलिब्रियम की कहानी पढ़ रहा हूं। अगर मैं किसी आयन की कहानी पढ़ रहा हूं, यानी कि आयनिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, तो मैं उस इक्विलिब्रियम को नाम दे दूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम दे दूंगा जी? आयनिक इक्विलिब्रियम नाम दे दूंगा। अगर मैं किसी एक सब्सटेंस की डिफरेंट टेम्परेचर पर कंडीशन चेक कर रहा हूं, जैसे वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, 100 डिग्री या 110 डिग्री में हीट कर दूंगा उसे तो वेपर की फॉर्म में होगा, और उसे फ्रीज कर दूंगा -10 डिग्री पे लेके जाऊंगा तो आइस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में होगा। मतलब सब्सटेंस एक ही है, वाटर, कभी वेपर की फॉर्म में है, कभी लिक्विड की फॉर्म में, कभी गैस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। तो वहां पे मैं पढ़ता हूं क्या? फेज इक्विलिब्रियम। क्या है जी? फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। ये इक्विलिब्रियम की जितनी भी कहानी है ये हम कर चुके हैं जी 11th क्लास में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ी थी ये बातें। ठीक है जी। अब बात इसकी नहीं, अब बात है जी यूनिट डायरेक्शनल रिएक्शन की, और यूनिट डायरेक्शनल रिएक्शन होगी तो मैं वहां पे पढ़ूंगा क्या जी? केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ूंगा जी? केमिकल काइनेटिक्स की मैं बात करूंगा वहां पे। ठीक है जी। यानी कि यूनिट डायरेक्शनल रिएक्शन जहां पे पढ़ी जाती है उस टॉपिक का नाम होता है केमिकल काइनेटिक्स। यहां मैं कब गया डायरेक्शन के बेसिस पे? डेल्टा जी के बाद, थर्मो के बाद। थर्मो ने बताया रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन होगी, तो मैंने डायरेक्शन चेक की। अगर डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल मिली तो वहां पे इक्विलिब्रियम पढ़ा जाएगा। इक्विलिब्रियम 3 टाइप का पढ़ा था हमने, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट डायरेक्शनल की बात की, केमिकल काइनेटिक्स की बात आई। अब सवाल यह है कि केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा नहीं है कि मैं बाई डायरेक्शनल रिएक्शन नहीं पढ़ता, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन पढ़ता हूं केमिकल काइनेटिक्स में। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा और इन दोनों को मिलाने के बाद इक्विलिब्रियम और इसको मिला दूंगा, तब टॉपिक का नाम क्या होगा? रिवर्सिबल काइनेटिक्स होगा जी। क्या होगा जी? रिवर्सिबल काइनेटिक्स। लास्ट की क्लासेज में जरूर पढ़ाऊंगा आपको ये रिवर्सिबल काइनेटिक्स क्या होता है, कैसे हमें पता लगेगा कि वो काइनेटिक्स है, और किन रिएक्शंस की वहां पे हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है जी। ये जनरल बातें थी इसकी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। क्या है जी? आओ देखते हैं क्या बातें थी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हमें पता चल चुका है। अब अगर एक डायरेक्शन की बात करता हूं, ए से बी बनेगा, ये बताया थर्मो ने। ए से बी बनेगा, कितने टाइम में बनेगा? टाइम की इंपॉर्टेंस मुझे बताई है जी किसने? वो केमिकल काइनेटिक्स ने बताई है कि एक रिएक्शन को करने में कितना टाइम आपको लगेगा, वो क्या है जी? केमिकल काइनेटिक्स। मान लीजिए मैं लेता हूं जी ग्रेफाइट। क्या ले लेता हूं जी? ग्रेफाइट लिया मैंने, और ग्रेफाइट क्या है? बहुत सस्ती सी चीज है, और वो किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा जी डायमंड में। अब डायमंड क्या है? अगर आप अमीर लोग हैं तो आपको पता होगा डायमंड क्या होता है, कितना महंगा होता है। हम जैसे गरीब हैं तो डायमंड पता ही नहीं होगा, बस देखा देखा होगा, वो भी कहीं पे किसी और का, खरीदने की औकात तो है ही नहीं। यानी कि ग्रेफाइट से डायमंड बनता। ग्रेफाइट क्या? ग्रेफाइट पेंसिल में होता है जी, पेंसिल। पेंसिल के बीच में वो नोक होती है, मसाला जिसे बोलते हैं आप, जिसे लिखते हो, वो ग्रेफाइट। 5 रुपए की पेंसिल है, और क्या पता डायमंड 5 करोड़ का हो। मतलब अगर आपको ऐसा पता है 5 रुपए की चीज 5 करोड़ की हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? आप उस पेंसिल को लेके ऐसे बैठ जाएंगे कि डायमंड बनेगा बनेगा बनेगा। लेकिन आप बीत जाते हैं, आपके बच्चों की जिंदगी बीत जाती है, उनके बच्चों की जिंदगी बीत जाती है, तो डायमंड आपको तब जाके मिलता है। मतलब क्या हुआ? इसने इंपॉर्टेंस बताया एक चीज का, वो क्या है जी? वो है जी टाइम। उसने कहा ग्रेफाइट का डायमंड बनेगा, बट कितने टाइम में? ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी, वेरी वेरी स्लो होगी। क्या होगी जी? वेरी वेरी स्लो। वेरी वेरी स्लो बोलना भी पाप होगा, कहीं ज्यादा स्लो होगी। ठीक है जी। लेकिन ग्रेफाइट का डायमंड, और या फिर डायमंड का ग्रेफाइट फिर से बनेगा जरूर। कब बनेगा? जब मैं रिएक्शन कंडीशन लगाऊंगा। इस रिएक्शन को करने में जो टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो लगाऊंगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है जी। अगर आपको काइनेटिक का पता लग जाएगा तो ये बातें आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ? काइनेटिक्स क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। क्या बताता है जी? रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस रेट से चलेगी। मतलब रिएक्शन होती है, डेल्टा जी ने बताया, थर्मो ने बताया, वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, वो है जी केमिकल काइनेटिक्स। मतलब इस चीज ने मुझे एक चीज का इंपॉर्टेंस बताया, किसका?
टाइम का। उसने कहा इधर टाइम टिका दो, इधर ग्राफ पे आपका जो मन करे वो ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ले लो। मैं बता देता हूं, देखो क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे। देखो ये भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स ले लो। क्या ले लो जी, नंबर ऑफ मोल्स ले लो। आप मोलैरिटी ले लो, मोलैरिटी ले लो। आप नॉर्मेलिटी ले लो, नॉर्मेलिटी ले लो। आप फॉर्मेलिटी ले लो, या फिर आप चेंज इन कलर ले लो, चेंज इन कलर ले लो। आप नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियाई ले लो, डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियाई ले लो। ठीक है जी। आप रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के ले लो। आप डिफरेंट रेट का रेशो ले लो, रेट का क्या ले लो जी, रेशो ले लो। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लो, आप कंसंट्रेशन ले लो। ठीक है जी। आप यहां पे कुछ भी लो, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ले, मोलैरिटी ले, नॉर्मेलिटी ले, आप वॉल्यूम भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं जी, वॉल्यूम में चेंज जो होगा। क्या ले सकते हैं जी, आप यहां पे एक बार टाइम रख दें, यहां पे वॉल्यूम लें, नंबर ऑफ मोल्स लें, नॉर्मेलिटी लें, मोलैरिटी लें, चेंज इन कलर लें, डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियाई लें, या फिर आप किसी रिएक्शन का स्पेसिफिक रोटेशन भी ले सकते हैं। यह पढ़ाऊंगा जी स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ले। आप यहां पे इन चीजों में से कुछ भी ले सकते हैं, बस यहां पे टाइम टिका दो, वही क्या है, वही बताएगा जी, वही बताता है जी केमिकल काइनेटिक्स, वही केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है जी। सीधी भाषा में, आसान भाषा में बोलूं, यहां पे एक बार आप टाइम रख दो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एवरीथिंग रेट ऑफ रिएक्शन है जी, वही केमिकल काइनेटिक्स है जी। ठीक है जी। चाहे आप बैठ जाओ यहां पे, आपके थोबड़े में, आपके स्किन कलर में, मोटापे में, पतलापे में, कुछ भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या है, काइनेटिक्स है। बहुत जबरदस्त चीज है जी, सुनिएगा ध्यान से, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। जनरली हम बात करते हैं किसकी जी, कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं शुरुआती दौर में, कि कंसंट्रेशन चेंज होगी, वो केमिकल काइनेटिक्स है। आओ देखते हैं कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग है जी, बहुत मजा भी आएगा आपको इस चीज में, और न्यूमेरिकल वगैरह तो A to Z आपके सोल्व हो जाएंगे, दिस इज माय गारंटी। बस ध्यान से सुनते रहिए। A से मान लो B में कन्वर्ट होगा टाइम T पे, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, इसकी इनिशियल टाइम 0 पे कंसंट्रेशन थी मान लो C1। टाइम T2 यानी टाइम T पे इसकी कंसंट्रेशन होगी C2, और टाइम क्या हो गया, चेंज। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताएगा, चेंज इन अमाउंट। क्या है जी, चेंज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट, या फिर कंसंट्रेशन बोल दो, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन टाइम लिख दो, वही क्या है जी, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे कंसंट्रेशन C2 C1 लिखा है, इसको चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए डेल्टा C बाई डेल्टा T लिख दो। ठीक है जी। अब कंसंट्रेशन में चेंज क्या होगा, कंसंट्रेशन को लिखते हैं जी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और उसी तरीके से टाइम लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन टाइम, जितना टाइम में चेंज आएगा लिख देते हैं जी डेल्टा T। अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी टाइम T2 पे, C2 माइनस C1, क्या है जी, C2 माइनस C1 डिवाइड में डेल्टा T, यही क्या है, यही है जी रेट ऑफ रिएक्शन, यही क्या है जी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको इसकी यूनिट्स का पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन को आप कैसे डिफाइन करते हो, कंसंट्रेशन डिफाइन की जाती है जी N/V, N को मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम होता है जी किसमें, लीटर में, यानी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आएगी, ये आई है जी मोल पर लीटर। क्या ही है जी, मोल पर लीटर। किसकी आई है, कंसंट्रेशन। और टाइम का आपको पता ही है, टाइम की क्या ले लो, सेकंड ले लो। क्या ले लो जी, सेकंड ले लो। यानी कि यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे रखेंगे मोल
पर लीटर डिवाइड में सेकेंड, यानी कि यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट किसके लिए है जी, ये है जी रेट के लिए। रेट हमेशा इसका मतलब किस में होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ठीक है जी, ये किसकी बात होगी, ये रेट की। रेट क्या है, किसी भी रिएक्शन का चेंज इन अमाउंट या कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से जितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब लिखना सिखाता हूं कि कैसे लिखेंगे उस रेट ऑफ रिएक्शन को। ऐसे लिखेंगे जी, देखो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए रिएक्शन है, ये रिएक्शन है जी, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट ले लो। एक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। टाइम टी पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी, मतलब देखो सबसे पहले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए रेट लिखना सीखते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होगी, माइनस डी आर बाई डी टी। यहां पे माइनस आया है मतलब ये रिएक्टेंट के लिए है जिसकी कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज करेगी। इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहां पे प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब यहां पे प्लस का निशान लगाऊंगा, प्लस डी पी, चेंज इन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी है, डिवाइड में टी लिखा है, डी टी, टाइम चेंज होगा। ये क्या है जी, एक्सप्रेशन है जी रेट का। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन आ गया रेट का, यानी कि जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज होगी उसके आगे मैं माइनस लगाऊंगा और जितनी प्रोडक्ट में होगी उनके आगे पॉजिटिव साइन आएगा। और देखते हैं कैसे। मान लीजिए A प्लस बी गिविंग C, इसका रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन किसकी है, ये जो रिएक्टेंट, माइनस लगेगा डी ए बाई डी टी। ठीक है जी, क्योंकि क्या है रिएक्टेंट। बी के लिए भी क्या है, रिएक्टेंट है, माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन सी, ये क्या है प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, क्या लिखूंगा डी सी बाई डी टी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब सवाल नंबर 1 ये उठता है कि आपने यहां पे नेगेटिव साइन क्यों लिखा और यहां पे पॉजिटिव साइन क्यों लिखा, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है, आओ जान लेते हैं। और इसी में सवाल नंबर 2 क्या होगा, आपने ये सारे इक्वेट क्यों कर दिए, इक्वल पुट क्यों कर दिए। अब इसी में सवाल नंबर 3 क्या हो सकता है, मान लीजिए 2a कन्वर्ट हुआ 3b में, तो रेट कैसे लिखोगे, रेट लिखते देखो जी, स्टोशियोमेट्री है, मोल्स नहीं है। हम इक्विलिब्रियम इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, जो आगे लिखा होता है जो स्टोशियोमेट्री है उसी को मोल्स मानते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे सारी की सारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, जो स्टोशियोमेट्री है वही क्या होती है, उसी को नंबर ऑफ मोल्स मानते हैं जी। ठीक है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन की कहानी है, इसलिए मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बराबर होगी। यहां ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीधा सीधा कहना चाहता हूं, ये नंबर है जो स्टोशियोमेट्री है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ये नंबर है सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। अगर यहां पे लिखूंगा तो रिएक्टेंट है, क्या लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी। अब 2 है तो इसको 1/2 नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है जी, अब यहां पे क्या है, पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव क्या आएगा, डिब्बी बाई डी टी। अब यहाँ पे 3 है तो इसको 1/3 लिखते हैं। आपने ऐसा तो देखा होगा, जो स्टोशियोमेट्री है उसे डिवाइड में लेके जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से 3 बेहतरीन सवाल बने हैं जो जनरली आपको पता होने चाहिए। आपको ये नहीं पता तो फिर आगे तो आप कहीं बढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, आपने यहाँ पे नेगेटिव लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, यानी कि रिएक्टेंट वाले स्पीसीज के लिए नेगेटिव क्यों लिखा। सवाल नंबर 2, आपने ए की रेट बी के इक्वल और सी के इक्वल, तीनों रेट इक्वल पुट की हैं, ऐसा क्यों किया है। सवाल नंबर 3, आप ये जो स्टोशियोमेट्री है उसको डिनोमिनेटर में नीचे क्यों लेके गए हो। ये तीनों सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए। आओ जानते हैं, आओ इनकी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले मान लो ये है, ये रिएक्शन है, मैंने ली रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ जी प्रोडक्ट में।
टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये लेके आया था जी, मैं 10 कंसंट्रेशन लेके आया था, कंसंट्रेशन मान लो 10 कंसंट्रेशन थी, ये प्रोडक्ट बनाया नहीं था क्योंकि लेके ही आया था, एक कटोरे में थे, रिएक्शन के लिए लगाया ही नहीं था मैंने, कंटेनर में था, कटोरे में लगा लूँ। टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 4 है। अब देखो, अब मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग यहां पे स्टार्ट होती है। टाइम t इज इक्वल टू t पे कितना था, 10, यानी कि मैं एक कंटेनर में, कटोरे में लेके आया था, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 थी। टाइम 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू t पे कितना बचा, 4 बचा। सुनिएगा फिर से, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना था, कितना मतलब बचा हुआ था या टोटल था 10, टाइम t इज इक्वल टू t पे कितना बचा है, 4, तो रिएक्ट कितना कर गया होगा, रिएक्ट कर गया होगा जी 6। ठीक है जी। अब यहां पे स्टोइचियोमेट्री 1 है, यहां पे स्टोइचियोमेट्री 1 है। स्टोइचियोमेट्री का एकमात्र मकसद है यहां पे कितने से रिएक्ट करके कितना बनेगा। यहां पे देखो क्या कहना चाहता हूं, 1 से 1 बनेगा तो रिएक्ट कितना कर गया, 4 तो बचा हुआ है, रिएक्ट कितना कर गया, 6, 1 से 1 बनेगा तो 6 से कितना बनेगा जी, 6 से 6 बनेगा। ठीक है जी। अगर इसी रिएक्शन में रेट R1 किस में कन्वर्ट होती, 2p में कन्वर्ट होती, और यहीं पे सेम सिचुएशन होती, रिएक्ट कितना कर जाता, 6, 1 से कितना बनेगा, 2, तो 6 से कितना बनता, 6 से बनता जी 12, कितना बनता जी 12। अगर यहां पे स्टोइचियोमेट्री 3 ले लेता, 1 से कितना बना, 3 लिया तो 1 से कितना बना, 3, कितना रेट कट गया, 6, 1 से 3 बना तो 6 से कितना बनेगा आगे, 18 बनेगा। ये है जी स्टोइचियोमेट्री, और ये स्टोइचियोमेट्री का रोल है जी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात समझ में आई है। अब देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, 10, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी 4, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड ले लो, यहां पे 10 सेकंड के बाद ये हो गया। देखो रेट लिखता हूं मैं, रेट का क्या एक्सप्रेशन था, रेट का एक्सप्रेशन था जी, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। फाइनली कितनी बची है, अब बची है जी 4, ये होगी 4 माइनस इनिशियल कितनी थी, 10, ये होगा जी 10, डिवाइड में कितना टाइम लगा था आपको, 10 सेकेंड, ये हो गया जी। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पे नेगेटिव साइन ना लगाऊं, आप कह रहे हो कि रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन क्यों लिखा, तो उत्तर क्या आएगा, 4 में से 10 गया तो उत्तर आएगा जी -6/10। ठीक है जी, उत्तर किस में आया, माइनस में आया, और रेट किस में आ गई, नेगेटिव में। क्या कहना चाहता हूं, अगर पेपर में आपके स्टेटमेंट आए क्या रेट नेगेटिव होती है, तो मना कर देना कि फॉल्स स्टेटमेंट है, रेट नेगेटिव नहीं होती। इस नेगेटिव को, ये नेगेटिव लगाऊंगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहां पे +6 डिवाइड में 10 आ जाएगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ये नेगेटिव लगाना पड़ा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। और सीधी भाषा में डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए नेगेटिव लगाया है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ही क्या किया है, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। आई थिंक एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि इस नेगेटिव चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, आई थिंक इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर इसी में कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी चीज पूछ सकते हैं जो चीज आपके समझ में ना आई होगी। ठीक है जी, क्या आगे चलें, क्या आगे चल सकते हैं, चलते हैं जी आगे की तरफ। टेंशन फ्री हो जाएं, कोई चिंता की बात नहीं, हर चीज सिखाई जाएगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में चलेंगे जी। मान लीजिए एक रिएक्शन है जी, 2a + 3b कन्वर्ट हुआ 4c + 5d, ये एक रिएक्शन है जी। ठीक है जी। अब इसने क्या किया, इसमें कुछ वैल्यू देगा, वैल्यू आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन जो सवाल आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसमें क्या कहता है, देखिए क्या कहना चाहता है, वो वैल्यू दे दे, मान लिया किसकी, b की वैल्यू, किसकी दे दी, b की वैल्यू उसने क्या कर दी, गिवन है। ठीक है जी। अब b की वैल्यू गिवन है, एक बात सोचिए,
ए कन्वर्ट हुआ बी में, क्या हुआ, ए कन्वर्ट हुआ बी में, ए की वैल्यू क्या होगी, कम हो रही है, बी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसकी अमाउंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या इसे बोल सकते हैं डिसअपीयर। क्या बोल सकते हैं जी, डिसअपीयर। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि अपीयरेंस बोल सकते हैं, अपीयरेंस। ठीक है जी। जब ए की रेट लिखूंगा, रिएक्टेंट की लिखूंगा, तो लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसकी लिखूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या लिखूंगा जी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और जो प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस। इसमें उसने दिया रेट ऑफ, यहां पे देखो जी ये क्या है जी, रिएक्टेंट है तो डिसअपीयर होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज कितने, 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट हमने पढ़ी थी जी, मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये बात उसने गिवन है, पूछा क्या है, पहले में पूछा है जी उसने रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 में पूछा उसने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये डिसअपीयरेंस है जी, डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताओ क्या होगा। अगला सवाल रेट ऑफ, देखो जी सी है, प्रोडक्ट है तो क्या होगा, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या बताओ, सी बताओ। और लास्ट में पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बताओ। ये सवाल उसने पूछे हैं जी। आई थिंक सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी ऐसा यूनिट है, आप पॉज करके इसके ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हमें आ गए हैं। आओ देख लेते हैं, नहीं तो आओ देखते हैं। यहां पे स्टार्ट करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये था जी अपना सम, यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले पॉइंट 1 रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का फार्मूला अभी बताया था, क्या था, रेट का फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, ये क्या बताएगा जी, देखो रिएक्टेंट है, क्या लिखेंगे, ये नीचे जाएगा स्टोइचियोमेट्री, -1/2 dA/dt। ठीक है जी। अब बी के लिए क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट है, माइनस लिखेंगे, -1/3, क्योंकि क्या है स्टोइचियोमेट्री 3 है तो नीचे जाएगी dB/dt। ठीक है जी। अब चलते हैं यहां पे सी की तरफ, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, तो नीचे जाएगी स्टोइचियोमेट्री, लिखेंगे +1/4 dC/dt। ठीक है जी, इक्वल टू डी बचा है, तो डी बचा है तो स्टोइचियोमेट्री 5 है, प्लस लगाओ, पहले प्रोडक्ट है 5 d/dt। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन है जी रेट का। ठीक है जी। मतलब अगर मैं ये दोनों बताता, वो ना बताता, तो आपको ये सारी चीजें लिखने आनी चाहिए थी। ठीक है जी, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। अब गिवन क्या है, गिवन है जी बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है जी, डिसअपीयरेंस की वैल्यू बी की वैल्यू है, यानी कि आप सीधा सीधा इसको इक्वेट करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी गिवन है जी, बी की, तो क्या लिखोगे 1/3 dB/dt। अब सवाल ये है, आपने ये जो 3 वैल्यू दी है मोल पर लीटर, क्या इसमें माइनस इंक्लूड है या फिर नहीं है, मतलब क्या ये इसकी वैल्यू है या फिर इसकी वैल्यू है, मतलब माइनस इंक्लूड है या नहीं है। उसने लिखा डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मतलब कम हुआ है, तो उसमें माइनस इंक्लूड है जी ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/3 इंटू -dB/dt की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 3 से 3 कट गया, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पॉज कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है जी, या फिर अभी कमेंट करके बता दिए। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 देखो जिसने क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछा है, मतलब ए का फार्मूला लिखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2, क्या लिखूंगा, -dA/dt। -dA/dt की वैल्यू पूछी है, रेट की वैल्यू क्या आई है, रेट की वैल्यू है जी यहाँ से 1
इनटू में, ये नीचे डिवाइड में इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, वैल्यू आ गई जी 2, और 2 क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे उस साइड लिख दो, यानी कि डी ए बाई डी टी की वैल्यू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है 2 आई है जी। क्या आई है जी इसकी वैल्यू 2, यूनिट लिखो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। उसी तरीके से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, नहीं प्रोडक्ट में है तो अपीयरेंस आएगा, अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू, सी के लिए क्या यूज करूंगा 1/3 माइनस डी सी बाई डी टी। सी स्टोशियोमेट्री 4 है जी, सी के आगे यहाँ पे गलत नहीं 4 है जी। ठीक है जी। इसको इस साइड लेके आऊंगा, इधर देखो अगले स्टेप में क्या करूंगा, इसको इस साइड लेके आऊंगा, इसकी वैल्यू क्या गिवन है जी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ 1, ये 1 है जी। अब ये नीचे डिवाइड में इसको इधर लेके आऊंगा, वैल्यू कितनी आ गई जी यहाँ से 4 आ गई, 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में उसने वैल्यू पूछी है जी किसकी, डी की। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, रेट मुझे पता है, रेट की वैल्यू कितनी है, रेट की वैल्यू है जी 1 इक्वल टू क्या होगा 1/5 इंटू में, अच्छा डी सी में प्लस लगेगा जी, ये प्रोडक्ट है जी। ठीक है जी। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ये लिखूंगा जी डी डी डिवाइड में डी टी। ठीक है जी। उस साइड जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो कमेंट करो, बताओ कोई चीज़ डाउट है, डाउटफुल है, आपके ना समझ में आया हो तो बता सकते हैं। ठीक है जी। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो बताएं। ठीक है जी। चले आगे, क्या आगे चले, ठीक है जी चलते हैं, जाके आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन की बात कर लेते हैं। 3x कन्वर्ट हुआ 4y में, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x की दी है उसने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। उसने किसकी पूछी है जी, उसने पूछी है जी y की, उसने किसकी पूछी है जी y की। तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ समय देता हूं, एक्सप्लेन करें और कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी बताओ जी, जल्दी बताइए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y बताना है, क्योंकि प्रोडक्ट है y है, प्रोडक्ट है y है, अपीयरेंस होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y बताइए। y की वैल्यू आपको बतानी होगी जी, जल्दी से जल्दी बताइए, मैं जल्दी करें। ठीक है जी। ओके 8, बहुत अच्छे, कई लोग बहुत समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले वही रेट का एक्सप्रेशन लिखे, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रिएक्टेंट है तो -1/3 क्या लिखूंगा dx/dt। बहुत अच्छी बात है जी। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूंगा प्लस, स्टोशियोमेट्री देखिए +1/4 इंटू में dy/dt। बहुत अच्छा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है जी। ठीक है जी। अब वैल्यू किसकी दी है जी, वैल्यू दी है dx/dt की, तो पुट करो 1/3 इंटू dx/dt। वैल्यू कितनी गिवन है जी 6 गिवन है जी, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया 2। रेट आ गया जी यहाँ पे कितना, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 2 कट गया था, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अगली बात करते हैं, अगली किसकी, इसकी निकालनी है जी y के लिए। तो क्या लिखेंगे, रेट किसके इक्वल है जी यहाँ पे +1/4 इंटू में dy/dt। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। अब रेट की वैल्यू निकाली है जी 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिखिए 2 इक्वल टू 1/4 इंटू में
dy बाई डी टी, प्लस की वैल्यू हो प्लस लगानी है। अब 1/4 को उधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 4 = dy बाई डी टी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं जी इस वैल्यू को, यहाँ पे dy बाई डी टी यानी कि प्लस का dy बाई डी टी, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये वैल्यू आपकी आ गई है जी। ठीक है जी, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शंस कैसे चलाई जाती हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, देखो इतना अच्छे तरीके से हम सीखेंगे, इतना अच्छे तरीके से चलेंगे, आपको ये रिएक्शन चलानी आ गई, 1 से 2 बनेगा, 5 से 10 कितना कैसे बनेगा ये रिएक्शन चलानी आ गई, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भाई स्टोइचियोमेट्री है, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। इसके बाद आपको थोड़ी सी सॉल्यूशन चैप्टर की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आपको उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है, फिर भी आपके A to Z सवाल होंगे, एक भी सवाल आपका नहीं रुकेगा। ठीक है जी, आप रिएक्शन चलाना सीखिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत पूछिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, किस स्टेप में आप दिक्कत खा रहे हैं, कौन सा स्टेप आप लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, कौन से स्टेप में कंफ्यूजन है, ये बातें आप बताते रहें, तभी समझ में आएगा और तभी मजा आएगा जी। ठीक है जी, बोलो जी, क्या ये बातें आपको समझ में आई? ठीक है जी, अब 3 बातें हमने कही थी। पहली बात, यह नेगेटिव साइन क्यों लिख रहे हैं, यानी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बात हमने पढ़ी। क्या सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। दूसरी बात, इनको हम इक्वेट क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात क्या थी, इनको हम डिनोमीटर में क्यों लेके जाते हैं, जो स्टोइचियोमेट्री वो नीचे क्यों लेके जाते हैं। ठीक है जी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी, नहीं तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।